हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। तो हम इसमें देखेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपी बोर्ड PYQ करेंगे हम आज हम बात करते हैं। देखो, यूपी बोर्ड PYQ यानी कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी बात करेंगे, यानी कि PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर हम बात करते हैं देखो PYQ की, तो इसका मतलब क्या है। देखो, हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जो 2023 में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास क्या है, दो विद्युत प्रतिरोध हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है दो विद्युत प्रतिरोध, दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रतिरोध कितना आ रहा है, देखो जोड़ने पर 4 ओम आता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इनसे पूछा गया है प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा जा चुका है बोर्ड में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, और इनको समांतर क्रम में अगर हम जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 4 ओम आता है। तो हमसे बोला गया प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमसे बोला गया है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि R1 और R2 का मान चाहिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास दो प्रतिरोध हैं। अगर हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 25 ओम आ रहा है। और हमें अगर उन्हें समांतर क्रम में ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 4 ओम। तो हमसे बोला गया कि वे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं देखो सॉल्यूशन में, तो आप सॉल्यूशन में देखो बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कैसा जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें देखो, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, देखो आप क्वेश्चन पढ़िए। हम क्या दिया हुआ है, दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में आप जानते हैं किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर हम प्रतिरोध की बात करें देखो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ते हैं। कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं, प्रतिरोधों को डायरेक्ट ऐड करते हैं। देखो अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज का मतलब है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है डायरेक्ट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इसी जगह समांतर क्रम बोला जाता है, आपसे क्या बोला जाता है, समांतर क्रम। तो आप कैसे करेंगे, देखो अगर आपसे समांतर क्रम बोला गया है तो फिर आप क्या करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से करेंगे। देखो ये आपको याद करना है, याद रखना है इस तरीके से कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो हमें क्या मिलता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम उन्हें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि समांतर क्रम का मतलब है पैरेलल में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फिर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं देखो सॉल्यूशन किसकी, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अनुसार क्या है, देखो क्वेश्चन अनुसार ये है
कि दो विद्युत प्रतिरोध है, इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 25 ओम। आप जानते हैं दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, R1 प्लस R2 बराबर कितना है, 25 ओम। कितना है, 25 ओम। ये देखो कैसे किया हमने, हमसे बोला दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। और दो प्रतिरोध है तो आप R1 और R2 ले लेंगे। अगर यहाँ पे हमसे बोला जाता है तीन प्रतिरोध है तो फिर हम लेते हैं 1/R, यानी कि R1 R2 और R3। अगर आपसे बोला जाता है कि चार प्रतिरोध है तो आप क्या लेंगे, R1 ले लेंगे, R2 और R3 और R4। तो इस तरीके से अगर आपसे दो प्रतिरोध बोले गए हैं तो दो ले लीजिए, तीन बोले गए तो तीन ले लीजिए। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना आ गया, 25 ओम। आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अगर हम इसी तरीके से देखें, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 25 ओम आ रहा है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 25 ओम। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर, अगर हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो टोटल प्रतिरोध है वो आ रहा है 1 यानी कि 4। कितना आ रहा है, 4। अब आप जानते हैं समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप ऐसे कह सकते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है आपके सामने, अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R1 1/R2 बराबर किसका जाएगा, 1/4 के। ये आपको देखो अच्छे से क्लियर होगा कि समांतर क्रम में हम कैसे करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। कैसे करके जोड़ते हैं, उल्टा करके, यानी कि 1/R करके। तो हम कह सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू कितना जाएगा, 1/4। कितना जाएगा, 1/4। तो इस तरीके से देखो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/4 आ चुका है। अब हम बात करते हैं ये सोल्व करने की। देखो तो आप इस तरीके से सोल्व करें इस क्वेश्चन को, आप इसे सिंपल फॉर्म में ले आइए। किस तरीके से लाएंगे, आप सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। सिंपल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, देखो तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो आप उसे सिंपल फॉर्म में कैसे लाते हैं, आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो R1 और R2 है, अगर आप इनका एलसीएम ले, बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो R1 इंटू R2 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, और इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, यानी कि R2 के 1 में करेंगे तो R2 और R1 की इधर करेंगे तो R1, और ये कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। हमने क्या करा, देखो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का मतलब है दोनों को नीचे को मल्टीप्लाई कर दी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारे सामने क्या कंडीशन आ चुकी है, R1 इंटू R2 और R2 प्लस R1। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो R1 प्लस R2, R1 आप पहले लिख लीजिए और R2 आप बाद में लिख लीजिए। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू किसका आएगा, 1/4 के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, तो आपके सामने क्या जाएगा, देखो अगर आप R1 R2 की 1 में करते हैं तो ये क्या जाएगा, R1 इंटू R2 बराबर किसका जाएगा, 4। R1 प्लस R2 के किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 के। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे करी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं किस तरीके से करते हैं, देखो तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी यहाँ पे। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो R1 इंटू R2 बराबर क्या है, 4R1 प्लस R2। हम देखते हैं, देखो आगे कैसे करना आपको, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। तो देखो हम फर्दर आगे बात करते हैं, तो हमारे सामने क्या कंडीशन आ जाएगी। हमारे सामने देखो क्या कंडीशन है, हमारे पास R1 प्लस R2 का मान पहले ही ऑलरेडी आ चुका है, क्वेश्चन में गिवन है R1 प्लस R2 कितना है, 25 ओम। कितना है, 25 ओम। तो R1 प्लस R2 कितना है, 25 ओम। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, R1 इंटू R2 बराबर है किसके, 4R1 प्लस R2 के। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 25 ओम। कितनी है, 25 ओम। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 ओम। कितना हो जाएगा, 100 ओम। तो R1 इंटू R2 की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 100 ओम। कितनी आ चुकी है, 100 ओम आ चुकी है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू ला चुके हैं, R1 प्लस R2 की वैल्यू 25 ओम, R1 इंटू R2 की वैल्यू 100 ओम आ चुकी है। यानी कि ये कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि अगर हम दो प्रतिरोधों को जोड़ ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो तो आता है 25 ओम। अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 100 ओम आता है। क्या आता है, 100 ओम आता है। हमें क्या चाहिए, देखो जब आपके सामने एक तो ऐड मिले और आपको मल्टी प्रोडक्ट मिले तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। देखो हमें किसका मान चाहिए, हमें अगर R1 प्लस R2 का मान पता है तो हमें R1 माइनस R2 का मान चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशन होंगी और इसे हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, R1 माइनस R2 का मान चाहिए। तो R1 माइनस R2 का मान आप किस तरीके से लाएंगे, देखो
R1 माइनस R2 का मान लाने का तरीका है, देखो आपको याद रखना है, अगर आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन मिले R1 माइनस R2 का मान आपको निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए इसमें। देखो आप क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, R1 माइनस R2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4R1 इंटू R2, माइनस के 4R1 इंटू R2। देखो आपको a माइनस बी, यहाँ पे क्या हो सकता है, a भी हो सकता है या b हो सकता है, यहाँ पे x हो सकता है y हो सकता है। जब भी आपको दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन निकालना हो ना तो आप इस तरीके से करेंगे, अगर आप यहाँ पे a ले लें या b ले लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 4ab, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4R1 R2, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको वैल्यू चाहिए R1 माइनस R2 की, तो आप क्या करेंगे, देखो आपके पास R1 प्लस R2 की वैल्यू है और R1 इंटू R2 की वैल्यू है, तो आप कैसे करेंगे, देखो इस चीज को, हमें क्या चाहिए, R1 माइनस R2 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 प्लस R2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 25 ओम, और R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 100 ओम। आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखो तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, R1 माइनस R2 का मान आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, आपने यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2 का मान, तो आप R1 प्लस R2 आप कितना निकाल चुके हैं 25, कितना निकाल चुके हैं 25, 25 को आप इस तरीके से लिख लीजिए, माइनस 4R1 R2, तो 4R1 R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 100, कितनी निकाली है 100 निकाली है, तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, आपने कितनी निकाली है 100, तो आप 100 को ऐसे लिख लेंगे। अब अगर आप इसे फर्दर सोल्व करते हैं, देखो आपके सामने क्या जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर, आप जानते हैं 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, कितना होता है 625, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 का जो मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, अगर आप 625 में 400 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 225 बचा, कितना बचा 225 बचा। अगर आप 225 का अंडर रूट निकालें तो कितना जाएगा 15 जाएगा, कितना जाएगा 15 जाएगा। तो हम किसका मान ला चुके हैं R1 माइनस R2, आप इसे इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। आप क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। देखो हमने स्टार्टिंग में कैसे करा, हमें किसका मान चाहिए था R1 माइनस R2 का मान चाहिए था। जब भी आपको क्वेश्चन में R1 माइनस R2 का मान चाहिए तो आप क्या कंडीशन कर अप्लाई करेंगे, अगर आपके सामने, अगर आपको R1 प्लस R2 का मान पता हो और R1 इंटू R2 का मान पता हो, यानी कि आपको दो नंबर का प्रोडक्ट पता हो और दो नंबर का एडिशन पता हो और आपको सब्ट्रैक्शन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। R1 माइनस R2 बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। तो आपके सामने R1 प्लस R2 का मान ऑलरेडी पहले ही था क्वेश्चन में गिवन, ये कितना था 25, और 25 का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 पे ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे, और R1 इंटू R2 का मान कितना है 100, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। देखो तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, माइनस 4 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर आप 625 में 400 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा, और 225 आप जानते हैं किसका स्क्वायर है, यानी कि 15 का स्क्वायर है, किसका है 15 का। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो अंडर रूट 25 है किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर आ चुका है। तो आपके सामने अब एडिशन भी है आ चुका है और सब्ट्रैक्शन भी आ चुका है, और अब आप R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। आप हमारा टारगेट क्या है, देखो हमारा जो टारगेट है इस क्वेश्चन में वो क्या है, हमें किसका मान चाहिए, एक तो R1 का मान चाहिए और एक R2 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक R1 और R2 का मान चाहिए। तो आप देखो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। अब हम R1 और R2 का मान ला चुके हैं, तो अब देखो फर्दर कैसे करेंगे, तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इतने से नोट करिए।
देखो स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो हमारे सामने क्या है, अब देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे। तो एक बार हम ओरली समझ लेते हैं कि हमने कैसे करा है क्वेश्चन। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमसे बोला जाएगा, बोला था कि दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 25 ओम आता है, और इन्हें समांतर क्रम में अगर जोड़ रहे हैं तो उनका प्रतिरोध कितना आता है, 4 ओम आता है। तो हमसे बोला गया था कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना था आपको, प्रतिरोध ज्ञात करना था, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू चाहिए थी। तो आपने सबसे पहले क्या करा, देखो इस क्वेश्चन में आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आप ऐसे लिखेंगे पेपर में, प्रश्न अनुसार R1 प्लस R2 आपको कितना दिया है, 25 ओम। ये आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, 25 ओम लिख दिया यहाँ पे। देखो फिर हमसे बोला लगा कि इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो इन्हें आपने समांतर क्रम में 1/r करके जोड़ते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/4 ही लिखेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ते हैं। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे एलसीएम लेके, तो हमारे पास जो R1 इंटू R2 की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 4 इंटू R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी है 25 की आपने 4 में मल्टीप्लाई करी तो ये कितना होगा 100 होगा। तो आपके पास R1 इंटू R2 का मान आ चुका है, लेकिन आपको जो मान चाहिए वो किसका मान चाहिए, R1 माइनस R2 का मान चाहिए। तब आप R1 R2 का मान ला सकते हैं, क्योंकि आपके सामने दो इक्वेशन होगी और दो ही वेरिएबल हो गए, फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करा, R1 माइनस R2 का मान निकालने के लिए आपने इस तरीके से लिखा R1 प्लस R2। ये एक फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए ऐसे डायरेक्टली, ये एक फॉर्मूला है, यानी कि आप इसे ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर्मूला टाइप में। तो एक फॉर्मूला है, आप इसे इस तरीके से याद रखिए। तो R1 माइनस R2 किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो आपने क्या करा, देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 कितना है देखो 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 का मान कितना है, R1 R2 की वैल्यू है 100, तो आपने 100 यहाँ पे पुट कर दिया। 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, कितना होता है 625, और जो R1 R2 की मल्टीप्लाई आपने इसमें करी 4 में, तो ये आएगा 400। अगर आप 625 में से 400 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना जाएगा, 225 जाएगा। और 225 किसका स्क्वायर है, आप ऐसे सोच सकते हैं 15 का। तो R1 माइनस R2 किसके बराबर आएगा, 15 ओम। किसके बराबर आएगा, 15 ओम। हम देखते हैं, देखो इसे क्वेश्चन को फर्दर देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, देखो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, देखो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था, हमें दिया था R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम। कितना दिया था, R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम। ये हमारे सामने इक्वेशन एक थी। अगर हम इसी बात करें R1 माइनस R2 की, तो ये क्या था, ये कितना आया 15 ओम। कितना आया 15 ओम। तो आप ओम बाद में लगा लीजिए इस तरीके से। तो इतने इस तरीके से आपके सामने आ चुका। अब देखा आपके सामने ये क्या है, अगर आप इन्हें ऐड करते हैं, आप इन्हें समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए इस तरीके से, तो R1 और R2 आपस में प्लस माइनस के कट जाएंगे। यहाँ R1 और R1 कितने हो जाएंगे 2R1। जैसे यहाँ अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है x होता है, यहाँ पे भी x, तो 2x1 हो जाते हैं। इस तरीके से 2R1 होगी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 और 15 कितने होते हैं 40 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे 40 होगी। तो R1 की वैल्यू कितनी जाएगी 40/2। ये जो है 2 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर आप 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 20 जाएगा। कितना जाएगा 20। तो R1 की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 20 ओम आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 20 ओम आ चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, अभी तो आपको R2 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, R2 का मान। तो R2 का मान आप कैसे निकालेंगे, देखो R2 का मान आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो R2 का मान आप ऐसे निकालेंगे, देखो आप R1 का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। आपको क्या चाहिए, R2 का मान चाहिए। तो R2 तो इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है और इसमें भी। तो आप क्या करिए, R1 का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए इस तरीके से, ऐसे रख दीजिए R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2 इक्वल टू 25। तो R1 प्लस R2, तो आपके सामने R1 की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी है, वो है 20 प्लस R2 की वैल्यू आपको निकालनी है इक्वल टू 25। अब आप 20 को इधर ले जाइए, तो आपको मान चाहिए R2 का। R2 आप अकेले रहने दीजिए इस तरीके से R2। तो 25 माइनस के 20, ये 20 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 5 ओम। तो यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 20 ओम। कितनी है 20 ओम। और R2 की जो वैल्यू है वो है 5 ओम। कितनी है
5 ओम है। तो आप कह सकते हैं R1 का मान जो है वो कितना है 20 ओम, और R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 ओम। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना था। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकता है बोर्ड में, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। तो हमारे सामने ऐसी कंडीशन जब भी आए तो आपको इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसी चालक का कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि क्या है -v निगेटिव है। इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, हमसे बोला कहा इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये कमी है। अधिकता है या कमी है। तो देखो ये क्वेश्चन भी लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो आपको कैसे करना है क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देंगे बाद में। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखो तो हमें क्या दिया है, हमसे वो लगा किसी चालक पर जो कुल आवेश है वो कितना है 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम है, जो कि निगेटिव है, जो कि माइनस का है, निगेटिव है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। यहाँ पे क्या ढूंढिए, अधिकता है कमी है। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी बॉडी पर या किसी चालक पर निगेटिव आवेश है, यानी कि माइनस का आवेश है, अगर निगेटिव आवेश है तो इसमें का मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगर प्लस का आवेश है तो कमी है। जैसे हमने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में भी, देखो जैसे Na प्लस और Cl माइनस है, तो Na प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो अगर आपसे बोला जाता है कि प्लस का आवेश है, तो आप क्या करिए, आप ऐसे लिख दीजिए, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नेगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई होगी। इस चीज को हमें आंसर के लास्ट में लिखना है। क्या लिखना है, आंसर के लास्ट में। तो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, देखो तो सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे। देखो तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आप सबसे पहले लिख लीजिए कुल आवेश। देखो आवेश को आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, आप ऐसे लिख लीजिए जो आपको गिवन है। तो गिवन क्या है आपको जो आवेश गिवन है, क्यू बराबर, आवेश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। क्या है, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। आवेश को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, गुलाम होता है। क्या होता है, गुलाम होता है। अगर आपसे बोला गया कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं हम एन से। तो हमें एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना। तो आप क्या करिए, आप क्यू, एन और ई
क्या करिए, आप जानते हैं, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q बराबर N इंटू ए। क्या पढ़ा है? Q बराबर N इंटू ए। क्या पढ़ा है? Q बराबर N इंटू ए। तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q क्या है? आवेश, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर हम बात करें देखो, तो Q का हम कहते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश, या चार्ज भी कह सकते हैं आप। अगर हम N की बात करें तो N कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और वो जानते हैं आप कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। वो कितना होता है? E बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप कैसे करेंगे देखो, तो आपके सामने क्या है? Q, N और A। तो इस चीज को आप यहाँ पे लिख लीजिए। Q बराबर है N इंटू ए। आपको किसका मान निकालना? N का। तो आप इसे N को अकेले लिख लीजिए। Q के नीचे आ जाएगा E। क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q का मान कितना है आपके पास, जो गिवन है आपको? 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन N का मान, E का मान कितना है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। 19 पावर से 19 पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 19 पावर से 19 पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ क्या बच रहा है? 1.6, और यहाँ क्या बच रहा है? 8 बच रहा। तो आप इस चीज को ऐसा कह सकते हैं, देखो यहाँ पे देख लीजिए इस चीज को। ऊपर क्या रह रहा है? 8 रह रहा है, ऊपर 8, और नीचे क्या है? 1.6। क्या है? 1.6। तो इस तरीके से ये बचा हुआ है। अब आप क्या करिए, आपको जो आंसर लाना है वो बटे में नहीं लाना। आपको क्या करना है? आपको जो आंसर लाना है वो होल नंबर में लाना है। आप यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए और ऊपर जीरो लगा देंगे आप। तो आपकी अगर एक नंबर है तो एक जीरो लगा लिए, दो नंबर है तो दो जीरो लगा लीजिए ऊपर। तो आपके सामने क्या बचा? 80/16। तो 16 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 बार हो जाएगा। तो n का जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा? 5। n का मान कितना जाएगा? 5। अभी आप यहाँ लिखिए इस आंसर को, अधिकता है या कमी है? इसका मतलब क्या है? निगेटिव आवेश का मतलब होता है आवेश का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आना। तो इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब क्या है? अधिकता है। क्या है? अधिकता। तो 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। क्या है? अधिकता। तो आप ऐसे कह सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना था। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है इस टाइप का, तो आपको अगर ऐसे लिखना है किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है, वो भी निगेटिव है, तो निगेटिव काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस के चार्ज, यानी कि चार्ज आने को, इलेक्ट्रॉन के अधिकता को। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कमी है। तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या करिए, क्यू और एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यू बराबर एन इंटू ए। तो क्यू क्या है? आवेश। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने देखो हमारे पास क्यू का मान था और एन का मान था, और ए का मान आपको फिक्स है, वैल्यू कितनी है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये तो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू क्या होता है? आवेश। तो आपको क्यू का मान दिया था और एन का मान निकालना था। तो क्यू बराबर एन इंटू ए होता है। एन का मान आपको निकालना है, क्यू का मान आपने यहाँ पे पुट करा और ए का मान यहाँ पे पुट कर दिया, और माइनस की पावर से माइनस की पावर कैंसिल होगी, तो 1.6 बचा और यहाँ 8 बचा। आपने यहाँ पे पॉइंट को हटा के जीरो लगा ली, 16 पंजे 80 होते हैं, तो कितने आंसर आएगा? 5। कितना आ चुका है? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है? 5 इलेक्ट्रॉन की। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा डेफिनेशन टाइप का है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम बात करते हैं देखो प्रकाश के परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? प्रकाश के परिवर्तन की। किसकी बात करें? प्रकाश का परावर्तन, जो कि एक क्या है? डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन। आपको इसे अच्छे से समझना है और इसके नियम भी देखेंगे, इसके नियम भी देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देखो, इसे अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हमें पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम देखो, डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे आप, तो आप इस तरीके से एक सरफेस बना लीजिए।
आप एक सरफेस बना लीजिए और ये क्या बना लीजिए, एक नॉर्मल बना लीजिए। क्या बना लीजिए, नॉर्मल। तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल हो गया। ये क्या है, नॉर्मल। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। देखो तो आपके सामने जो ये रे आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये रे जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो होता है 90 डिग्री पे इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं देखो, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन को आप ऐसे कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, तो हमसे क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। तो जो ये रे आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अगर हम इस वाले इसकी बात करें इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इस बात इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इसमें बात करें हिंदी में कहते हैं इसे परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित, परावर्तित किरण। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो होता है ये होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अगर हम बात करें देखो इस एंगल की, तो ये जो एंगल होता है ये होता है आई, और ये जो एंगल होता है ये आर होता है। देखो जो इंसिडेंट है जिस एंगल पर आती है उस एंगल पर वापस चली जाती है, तो आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर हम बात करें आर की, तो आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। देखो ये जो टर्म हमने यूज करी है आपको सबसे पहले इन्हें समझना है अच्छे से। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या पोलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम बात करते हैं देखो जो रे आ रही है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, या इंसिडेंट रे भी आप कह सकते हैं। और ये जो रे जा रही है वापस जो इसी माध्यम में वापस जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये जो एंगल बना रही है आपतित किरण इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण और अभिलंब के बीच यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या कहते हैं, अभिलंब। नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। ये क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो इस बात को हम कैसे कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है किसी सरफेस से टकराती है, चिकने पोलिशदार सरफेस भी आप लिख सकते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको लिखना है इस तरीके से। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो किरण आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। और जो परावर्तन के पश्चात यानी कि टकराने के पश्चात जो जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो बना कोण है वो कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो ये आपको बेसिक थीम क्लियर हो गया, यानी कि बेसिक टर्म। हम बात करते हैं इसके रोल के, इसका जो लॉ है यानी कि इसके नियम, परावर्तन के नियम। किसकी बात करते हैं, परावर्तन के नियम। इसकी बात करते हैं देखो परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो परावर्तन के नियम क्या कह रहा है देखो, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, दो नियम होते हैं परावर्तन के।
तो आपको अच्छे से समझना है। देखो इनको, अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें तो पहला परावर्तन का नियम क्या है? देखो पहला नियम आप ऐसे कह सकते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। एक प्लेन का मतलब है एक सतह पर स्थित होते हैं, यानी कि जो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही लाइफ एक ही प्लेन पर स्थित है। क्या है? एक ही सरफेस पे स्थित है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो रूल नंबर 1 में आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट नियम। फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड नियम की, किसकी बात करते हैं? सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम क्या है? देखो, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव ऑलवेज क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। देखो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल आई के। किसके बराबर होगा? एंगल आर के। तो एंगल आई जो होगा वह किसके बराबर होगा? एंगल आर के। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। देखो, तो अगला क्वेश्चन इसके बारे में देखेंगे। तो एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर के। तो यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे 50 डिग्री कोण बनना है तो यहाँ पे भी 50 डिग्री कोण होगा। अगर यहाँ पे 60 का है तो यहाँ भी 60 का होगा। यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। अगर एंगल आई 50 डिग्री है तो एंगल आर भी 50 डिग्री होगा। एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। एंगल आई को हम बोलते हैं आपतन कोण और एंगल आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे हम आई से दिखाते हैं और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। या ऐसे कह सकते हैं आप, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होगा? सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हम इसे समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो आप ऐसे लिखिए एग्जाम में, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने प्रेस या पॉलिशदार प्रेस से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखो, हमने इसमें आप इस तरीके से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। जो भी आपतित किरण आती है, जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर आपसे आपतन कोण की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप कैसे लिखेंगे? देखो, आपतित किरण व अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर आपसे परावर्तित किरण की परावर्तन कोण की डेफिनेशन पूछी जाती है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। फिर हमने इसके देखे नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको याद रखना है। पहला नियम कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। फिर दूसरा रोल कह रहा है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपतन कोण जो होगा वो बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। देखो, अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा ऑलवेज, क्योंकि हमने पढ़ा है परावर्तन के नियम से किसके बराबर होगा? इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, आपको ये क्लियर है? तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा।
अब हम बात करते हैं इस पे बेस न्यूमेरिकल की। किसकी बात करेंगे, देखो न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्वेश्चन पे बेस न्यूमेरिकल, इस जो परावर्तन के जो दूसरे नियम है उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पे कर रहे हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम बात करते हैं देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास देखो हमसे बोला गया यदि किसी समतल पृष्ठ पर यदि किसी यदि किसी समतल पृष्ठ पर यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतित किरण आपतित किरण अभिलंब के साथ अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री कोण बनाएगी। देखो आपको क्या बोलेगा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो भी डाटा आपको सबसे पहले से लिख लेना है। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन का अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखो तो ये क्या बोलेगा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर, तो समतल पृष्ठ बना लीजिए। आपको एक प्लेन बना लीजिए इस तरीके से। देखो आपको इस तरीके से प्लेन बना लेना, ये आप नॉर्मल बना लीजिए इस तरीके से। अभी हमने आपको बताया था ये परावर्तित किरण होती है और ये आपतित किरण होती है। क्या होती है, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण, ये नॉर्मल। ये क्लियर होगा आपके लिए। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो आप ये देखिए कि आपतित किरण कौन सी होती है। ये क्या होती है, आपतित किरण। ये नॉर्मल, या आप इसे ऐसे दिखा दीजिए, आई से दिखा दीजिए। आपतित किरण आपतन कोण को ऐसे दिखाते हैं, तो आपतित किरण को ऐसे दिखा दिया हमने। देखो ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। तो ये कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री कोण। किसके साथ बना रही है, आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री कोण बना रही है। तो हमसे बोला गया है आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये क्या पूछा गया आपसे। तो आपको क्या करना है, देखो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो आप कि एंगल आई जो है हमसे पूछा गया, ये वाला ये कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। ये पूछा गया हमसे एंगल आर कितना पूछा गया, एंगल आर पूछा गया। आपको एक बार क्वेश्चन देखो, दोबारा से पढ़ लेते हैं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। क्या बनाएगी, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। तो आप लिख दीजिए ऐसे, परावर्तन के नियम से। क्या लिख देंगे, परावर्तन के नियम से। क्या लिख देंगे, परावर्तन के नियम से। और परावर्तन का नियम क्या होता है, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आई होता है एंगल आर के इक्वल। किसके इक्वल होता है, एंगल आई
एंगल आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो आप जानते हैं एंगल आई का मान कितना है? 60 डिग्री। किसका है? एंगल आई का मान कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल आर का मान कितना होगा ये निकालना है, क्योंकि हमें पता है एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा? एंगल आर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि एंगल आर का जो मान होगा वही एंगल आई का मान होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। ये हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जितना ये वाला कोण होगा उतना ही यही कोण होगा। कितना होगा? इतना ये कोण होगा, तो ये बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो ये आपको पूछा गया था। अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर दें कि परावर्तित किरण, यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं हम कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, ये क्वेश्चन हमने देखो यहाँ से चेंज कर लिया है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेना है इस चीज को कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे? देखो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा? कर लिया। देखो अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की। देखो तो आपके सामने क्या बोला गया देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है देखो, आपको सबसे पहले इस तरीके से एक रिफ्लेक्शन ये बना लेना। तो यहाँ पे आप बना लीजिए इस तरीके से। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला डिग्री है 60 डिग्री और हमें ये वाला कोण निकालना है। आपको क्या निकालना है? आप इसे x मान लीजिए, ये वाला मान निकालना है आपको समतल पृष्ठ और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना है। समतल पृष्ठ के साथ परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रही है ये आपको निकालना है। तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है आपको निकालना है। देखो x का मान निकालना है आपको। आप जानते हैं, देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमने निकाला था, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। और आप जानते हैं इस तरीके से, देखो ये जो कोण होता है टोटल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू किसके हो जाएगा? 90 डिग्री के। ये आपको देखो क्लियर होगा। अगर आपके सामने इस तरीके से मिलता है और यहाँ पे जितने भी एंगल बनने हैं ये किसके बराबर हो गए? 90 के। इनका जो सम होगा किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो 60 प्लस x का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो आप 60 को इधर ले जाइए तो आपके पास x का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 माइनस, तो कितना हो जाएगा? 30। कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आप कह सकते हैं x का जो मान है वो कितना डिग्री है? वो है 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे 30 और 60 तो टोटल 90 तो बैठेगा। इसका मतलब क्या है? आपका आंसर करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा स्टैंड। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सामने जो एक क्वेश्चन है वो अलग से ले लेते हैं। देखो इस तरीके से, तो अगर हम बात करें, हमसे बोला गया है देखो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। हमसे बोला गया है इसमें किसी विद्युत बल्ब से किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा
प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित होती है या प्रवाहित हो रही है, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रवाहित हो रही है। किसी बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे लिख लीजिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत परिपथ में तो आवेश ज्ञात कीजिए, तो आवेश की गणना कीजिए। क्या करना है आपको? आवेश की गणना करनी है। क्या करना है? आवेश को गणना। तो आपके सामने देखो क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, आवेश की गणना करनी है। क्या निकालना है आपको? आवेश चाहिए। क्या का मान चाहिए? क्यू का मान चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है आप उसे लिख लीजिए। देखो 0.5 एम्पियर, तो आप याद करिए एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को कैसे दिखाते हैं? आई से। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू है? आई की। तो सॉल्यूशन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.5 एम्पियर। अगर आप बात करते हैं आगे, तो 10 मिनट तक टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। कितना दिया है? 10 मिनट। कितना दिया है? 10 मिनट। आवेश की गणना करनी है। आवेश को आप दिखाते हैं क्यों से, तो किसका मान निकालना है? क्यों का। किसका मान निकालना है? क्यों का। अब आप देखिए क्या ये इनका जो दिए हुए हैं वैल्यू, आपका इनका सिस्टम देखना है, कौन से ऐसा ही सिस्टम बनाना है। देखो विद्युत धारा का जो है ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर होता है। टाइम का जो मात्रक होता है ऐसा ही होता है, सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और आपको क्वेश्चन का में दिया है मिनट में, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके से। आप जानते हैं इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 60 सेकंड। कितना होते हैं? 60 सेकंड। अगर आप 10 की 60 में मल्टीप्लाई करते हैं 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। तो 600 सेकंड आएंगे। टाइम कितना है? 600 सेकंड। तो आप कह सकते हैं टी का मान जो है वो कितना है? 600 सेकंड। कितना है? 600 सेकंड। अगर आप देखें आपको क्या निकालना है? क्यों। क्या निकालना है? क्यों। तो आप जानते हैं देखो क्यों का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है। क्या होता है? क्यों बराबर एन इंटू ए। क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? क्यों बराबर एन इंटू है, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों निकालना है, लेकिन आपके सामने एन तो नहीं है, आपके सामने तो आई दिया है। जिसमें आई आएगा आपको वो अप्लाई करना है। क्या करना है? जिसमें आई आएगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था देखो विद्युत धारा का, तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यों क्या है? आवेश, टी है समय, और आई है विद्युत धारा। तो आपको किसका मान चाहिए? क्यों का। तो आप नीचे मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्यों इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। तो क्यों इक्वल टू, आई का मान आपके पास है और टी का भी मान आपके पास है, तो आई का मान कितना है? 0.5 एम्पियर। कितना है? 0.5 एम्पियर। और टी का मान कितना है? टी का मान है 600 सेकंड। कितना है? 600 सेकंड। कितना है? 600 सेकंड। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो आप यहाँ पे पॉइंट हटाइए और एक जीरो लगा लीजिए, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 5। आप जानते हैं 6 पंजे होता है 30, और 60 की 5 पे करेंगे तो 300 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। अब आवेश का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? गुलाम। क्या होता है? गुलाम। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना था। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको बोला गया था किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश निकालना था आपको। देखो विद्युत धारा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको देखो 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो आई का मान कितना दिया था? 0.5 एम्पियर। और टी का मान कितना दिया है? 10 मिनट। टी का मान 10 मिनट। आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेकंड में कैसे करेंगे? आप मिनट की जगह 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 की 10 में करेंगे तो 600 सेकंड। आपको मान चाहिए क्यों का, तो हम जानते हैं आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यानी कि विद्युत धारा किसके इक्वल होती है? आवेश अपॉन टाइम। आपको डेफिनेशन याद भी होगी, आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यों बराबर आई इंटू टी। तो आई का मान आपके पास है 0.5, टी का मान है 600। आपने पॉइंट हटाया, जीरो लगा ली, जीरो जीरो कैंसिल कर दी, तो 60 की अगर 5 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। और आवेश का मात्रा क्या होता है? गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। तो आपको ये क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा।
स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।